The resistance of a wire is 20 ohm. It is so stretched that the length becomes 3 times. Then the new resistance of the wire will be. ठीक है, तो अगर किसी वायर की स्ट्रेचिंग करके अगर आप लेंथ बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस का कैसे वेरिएशन होता है लेंथ के साथ वो समझ लीजिए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, बट आप स्ट्रेचिंग करके अगर लेंथ बढ़ाओगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम होगा, बट इसका वॉल्यूम मोर और लेस सेम रहेगा। तो ऐसा करते हैं, इसमें लेंथ से मल्टीप्लाई लेंथ से डिवाइड कर लेते हैं, ताकि एरिया इंटू लेंथ तो बन गया वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला बना रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। स्ट्रेचिंग करने से या रिकास्टिंग करने से वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। तो लेंथ रेजिस्टेंस लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अगर लेंथ को आप 3 गुना करोगे तो रेजिस्टेंस जो है वो 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो पहले रेजिस्टेंस अगर आपका 20 ओम होगा तो अब हो जाएगा 20 ओम इंटू 9 एंड दैट इज 180 ओम। डी पार्ट। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो वो रो दिया है और वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब है और रेजिस्टेंस 3 ओम है, लेंथ पूछ रहे हैं तो यही फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। सारी वैल्यू डाल देते हैं। रेजिस्टेंस जो है वो है 3 ओम, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो है और लेंथ आपको निकालनी है एल स्क्वायर, और वॉल्यूम भी कितना है? वॉल्यूम भी आपका 3 मीटर क्यूब दिया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप एल स्क्वायर निकालोगे तो ये 9 अपॉन रो आ जाएगा। तो जब हम एल निकालेंगे तो एल आपका आएगा अंडर रूट ऑफ 9 अपॉन रो एंड दैट इज 3 अपॉन अंडर रूट रो। ये बनेगी उसकी लेंथ। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। बी पार्ट। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं पर सेकेंड? जिस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है तो वो है 62.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं पर सेकेंड, इतने क्रॉस सेक्शन एरिया से। करंट पूछ रहे हैं, करंट कितनी होगी? तो करंट निकालने में क्रॉस सेक्शन एरिया का कोई काम नहीं है। अगर करंट डेंसिटी पूछी जाती तब हम करंट अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया करते हैं। यहाँ सिर्फ करंट है, तो जो करंट होगी वो होती है चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक, तो 1 सेकेंड में, तो टाइम तो हो गया 1 सेकेंड, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? तो 62.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज कितना हो गया? चार्ज हो गया Q इक्वल टू एन ई। एन है आपका 62.5 इंटू 10⁻18 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब हम इसको इससे कैंसिल करेंगे तो बचेगा 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 अगर हम करना चाहें तो पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका आया 6.25 इंटू 1.6, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा अप्रॉक्सीमेट 10 आ जाएगा। तो 10 एम्पियर जो है वो करंट फ्लो होगी और इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हम मानते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर बनेगा सी पार्ट। एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें बाइवेलेंट पॉजिटिव आइंस हैं, यानी कुछ आइंस ऐसे हैं जिन पर डबल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और वो ड्रिफ्ट टू राइट, राइट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहे हैं। कितने ड्रिफ्ट हो रहे हैं? तो वो दिए आपको 3.2 इंटू 10⁻18। इतने बाइवेलेंट आइंस जो हैं वो ड्रिफ्ट हो जा रहे हैं पर सेकंड, 1 सेकंड में। ठीक, और एक मोनोवेलेंट नेगेटिव आयन है, यानी सिंगल नेगेटिव आयन, वो फिर डेफिनेटली इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेंगे। ठीक है, टूवर्ड्स द लेफ्ट। कितने वो ड्रिफ्ट हो जा रहे हैं? तो वो हो रहे हैं 3.6 इंटू 10⁻18 पर सेकेंड। तो पूछ रहे हैं करंट कितनी फ्लो होगी? तो सबसे पहले आपको ये बताना है इन दोनों की मोशन से जो करंट आएगी वो ऐड होगी कि सब्ट्रैक्ट होगी। सिंस पॉजिटिव इधर जा रहे हैं तो इधर जब अगर जा रहा है पॉजिटिव चार्ज तो करंट भी इधर ही फ्लो हो रही होगी, और नेगेटिव अगर इधर आ रहा है तो नेगेटिव के इधर आने से करंट उसी डायरेक्शन में जा रही होगी। इसका मतलब पॉजिटिव की करंट और नेगेटिव की करंट दोनों की सेम डायरेक्शन में, तो नेट करंट ऐड हो जाएगी। ठीक, और 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो कर जाता है वही करंट होती है। तो दोनों ही करंट को निकाल के हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो जरा निकालते हैं दोनों की करंट और ऐड कर देंगे। ठीक, तो पहले ही करंट हो जाएगी 3.2 इंटू 10⁻18 बाईवेलेंट आयंस जा रहे हैं, और एक बाईवेलेंट आयन पे कितना चार्ज आएगा होगा? तो वो हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19। 1.6 इंटू 10⁻19 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि बाईवेलेंट आयन है। तो इतना चार्ज फ्लो होगा 1 सेकेंड में। तो इतनी करंट जाएगी पॉजिटिव चार्ज के मोशन की वजह से। नेगेटिव चार्ज के मोशन की वजह से कितनी करंट जाएगी? तो वो होगी 3.6 इंटू 10⁻18, और नेगेटिव सिंगल चार्ज है तो वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये हो जाएगी टोटल करंट। 10⁻⁻18 -19 कैंसिल करेंगे तो अपॉन 10 यहाँ आ जाएगा, एक 10⁻⁻1 बचेगा। इसी तरह से यहाँ से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? एक अपॉन 10 आ जाएगा। ठीक, तो बस अब आपको मल्टीप्लाई कर लेना है इसमें। ठीक है, इसमें वो मल्टीप्लाई कर लेना है आपको, 3.2 का मल्टीप्लाई कर लेना है। 3.2 अप्रॉक्सीमेट 10 आएगा।
तो मैं अगर अंदाज़ा लगाऊं तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 1 एम्पियर के आसपास आएगी। ठीक, अब जरा यहाँ अंदाज़ा लगाते हैं तो 3.6 को 1.6 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा लग रहा है ये आपका अप्रॉक्सीमेट 6 के आसपास बैठेगा, और 10 से डिवाइड करोगे तो ये वाली वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 0.6 के आसपास आएगी, 0.6 एम्पियर। ठीक है, तो नेट करंट जो आएगी अप्रॉक्सीमेट 1.6 एम्पियर के आसपास मिलेगी, और डायरेक्शन वही होगी जो पॉजिटिव की डायरेक्शन है, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये होगी करंट की डायरेक्शन। सो 1.6 एम्पियर टू द लेफ्ट, 1.6 एम्पियर टू द राइट, सो योर आंसर इज 1.6 एम्पियर टू द राइट, बी पार्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें एक आयनाइजेशन चैम्बर है पैरेलल टू द चैम्बर विद पैरेलल प्लेट कंडक्टिंग प्लेट्स एट एनोड एंड कैथोड, हैज 5 × 10⁷ इलेक्ट्रॉन्स एंड द सेम नंबर ऑफ सिंगली चार्ज पॉजिटिव आइंस पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी आपको पूरे रीजन के 4 डेंसिटी दी हुई है। इलेक्ट्रॉन्स की जो 4 डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी कहें उसको हम, तो वो है आपकी 5 × 10⁷ इलेक्ट्रॉन्स पर सीसी, और इतने ही जो हैं वो सिंगली चार्ज पॉजिटिव आइंस भी हैं, 5 × 10⁷ पर सीसी। जितने नेगेटिव आइंस की डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी, उतनी पॉजिटिव आइंस की डेंसिटी है, या ऐसे कहो जितने इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी उतनी पॉजिटिव आइंस की डेंसिटी है। और इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी आपको दी है। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग एट 0.4 मीटर पर सेकेंड, 0.4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। द करंट डेंसिटी फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड से कैथोड जो करंट की डेंसिटी है वो भी आपको दी है, और पॉजिटिव आयन का मूवमेंट पूछ रहे हैं, पॉजिटिव आयन का मूवमेंट कैसा होगा। ठीक, तो जरा देखिए, अगर नेगेटिव आयन का मूवमेंट है तो उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगी वो होगी NeAVD। VD को मैं VD1 कह देता हूँ, ये नेगेटिव आयंस के मूवमेंट की वजह से करंट बनेगी, और पॉजिटिव आयन के मूवमेंट्स की वजह से जो करंट बनेगी वो क्या होगी, NeAVD2। देखो मैंने दोनों की जगह NN इसलिए लिया है क्योंकि दोनों की नंबर डेंसिटी सेम है, दोनों को की जगह E और E लिया है क्योंकि दोनों पे चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, एक ही क्रॉस सेक्शन एरिया में मूव कर रहे होंगे, तो नेट करंट ये बनेगी आपकी। ठीक है, एक जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रॉन्स की है, तो दूसरी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी ये पॉजिटिव आइंस की होगी। ठीक, अब अगर करंट को मैं एरिया और एरिया कॉमन लेके इधर डिवाइड करूँ तो ये करंट डेंसिटी बन जाएगी। ठीक है, क्या बन जाएगी, करंट डेंसिटी I/A, और जिसकी वैल्यू आएगी आपकी NE, अगर हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगी VD1 + VD2। तो सारी वैल्यू डालते हैं। करंट डेंसिटी दी है आपको 4 माइक्रो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, 4 × 10⁻⁻⁶ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। नंबर डेंसिटी कितनी दी है, 5 × 10⁷। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, या सिंगली आयनाइज पॉजिटिव आयन पे चार्ज कितना होगा, तो वो होगा 1.6 × 10⁻⁻⁹। और इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो 0.4 मीटर पर सेकेंड है, और दूसरी जो पॉजिटिव आयन है उसकी आपसे पूछी गई VD2। तो बस अब आपको ये सेटल करना है। ठीक है, तो 7 और 10⁻⁻⁹, तो यहाँ बचेगा 10⁻⁻12। अब 10⁻⁻12 जब इधर आएगा तो ये बनेगा 10⁻+12। ठीक है, अच्छा एक गड़बड़ हो गई यहाँ पे, ये है सेंटीमीटर क्यूब, जबकि हमको ऐसा यूनिट में लिखना है, तो हमें तो मीटर क्यूब चाहिए। तो अगर ये सेंटीमीटर क्यूब है तो यही वैल्यू जब मीटर क्यूब में आप कन्वर्ट करोगे तो 5 × 10⁻⁷ में 10⁻⁶ से और मल्टीप्लाई कर लोगे, अब बनेगा ये मीटर क्यूब। तो ये 10⁻, कितना हो गया, 13 हो गया ये। तो 7 की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 13। तो 19 से जब आप 13 कैंसिल करोगे तो ये आपका आएगा -6, और 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका आया 4/5 × 1.6 = 0.4 + VD2। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत कैंसिल करते हैं, 5 से कैंसिल करते हैं 8 टाइम्स, ये 1/2 हो गया, ये तो 0.5 हो गया। ये 0.5 है, इसको माइनस कर लेते हैं 0.4, तो जो पॉजिटिव आइंस की ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रही है वो 0.1 मीटर पर सेकेंड आ रही है। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। ठीक है, there is a current of 1.344 ampere in a copper wire whose area of cross section normal to the length of the wire is 1 millimeter square। area of cross section दिया है, करंट कितनी फ्लो रही वो दिया है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सीसी आपको दिए हुए हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ रहे हैं। तो करंट आपको पता है, आराम से देखते जाओ, करंट की वैल्यू क्या होगी, NeAVD। अब आप देखते जाना क्या क्या है आपके पास करंट है, बिल्कुल ठीक है, नंबर डेंसिटी है, बट समस्या ये है कि नंबर डेंसिटी है सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसको आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सब कुछ ऐसा ही यूनिट में करते हैं। ठीक,
इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, एरिया भी है आपका मिलीमीटर स्क्वायर में, तो उसको भी किस में कन्वर्ट करो, मीटर स्क्वायर में। फिर आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी मीटर पर सेकंड, और फिर मीटर पर सेकंड जब आ जाएगी उसके बाद आप मिलीमीटर पर सेकंड बना लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो सेटल हो जाएगा। एक रेजिस्टेंस, एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है और लेंथ को हम इंक्रीज कर रहे हैं 10% से, खींच के 10% से लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं। नया रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, खींच रहे हो तो खींचने का कंसेप्ट ये होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो आप लिख सकते हो R2/R1 इज इक्वल टू L2/L1 का होल स्क्वायर, ठीक, क्लियर। R2 आपको निकालना है, R1 आपका 10 ओम दिया है और L2 जो है वो 10% बढ़ गया, यानी L2 जो होगा वो होगा 1.1 L1/L1 का होल स्क्वायर। L1 से L1 कैंसिल, 1.1 का स्क्वायर करेंगे तो 1.21 आ जाएगा। तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा खींचने के बाद वो अराउंड 12.1 ओम आ रहा है, तो अप्रॉक्सीमेट हम क्या टिक कर देंगे, 12 ओम को टिक कर देंगे, बट एग्जैक्टली वो 12.1 ओम है। रेजिस्टेंस टंगस्टन वायर का दिया है एट 150 डिग्री सेल्सियस, वो 133 ओम है, और टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया है, और रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं 500 ओम पे कितना होगा, सॉरी 500 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा। तो फिर से वही फॉर्मूला, R इज इक्वल टू होता है R0 1 प्लस अल्फा टी। R0 होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो पहली इक्वेशन दी आपको 133 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा की वैल्यू आपके पास, और टेम्परेचर है 150 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा आपसे R पूछा जा रहा है, R0 ही रहेगा 1 प्लस अल्फा, और टेम्परेचर है आपका 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लीजिए और आपको R मिल जाएगा, ठीक है। R/133 जो आपका आने वाला है वो आने वाला है 1 प्लस अल्फा, कितना है, अल्फा 0.0045 इंटू 500 अपॉन 1 प्लस अल्फा कितना है 0.0045 इंटू 150। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो आप करिए और सेटल कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। अगले वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं कॉपर वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर, रेडियस 1 मिलीमीटर है, जॉइंट इन सीरीज विद आयरन वायर है जिसकी लेंथ 2 मीटर और रेडियस 3 मिलीमीटर है। तो एक कॉपर का वायर है, एक आयरन का वायर है, दोनों की लेंथ पता है, दोनों की रेडियस पता है आपको, एंड ए करंट इज पास थ्रू द वायर, द रेशियो ऑफ द करंट डेंसिटी इन द कॉपर एंड आयरन वायर, ठीक। तो सिंपल बात यह है कि करंट तो दोनों में सेम फ्लो करेगी, और करंट डेंसिटी जो होती है वो होती है करंट पर यूनिट एरिया, πr² या πd²/4। तो जो डायमीटर है उनका रेशियो जरा देखते हैं, एरिया का रेशियो क्या बनेगा, ठीक है, देखिए आराम से। तो पहले वाले वायर का रेडियस 1 मिलीमीटर था, दूसरे का 3 मिलीमीटर था। कॉपर का वायर का रेडियस 1 मिलीमीटर है और दूसरे का 3 मिलीमीटर, यानी पहले का अगर एरिया ए होगा तो दूसरे का एरिया हो जाएगा 9a। रेडियस को 3 गुना करने से एरिया 9 गुना हो जाएगा, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। पहले का ए, दूसरे का 9a, कॉपर का ए, आयरन का 9a। तो करंट डेंसिटी, करंट सीरीज में करंट तो सेम होती है, और नीचे क्या है, ये पूरा एरिया है, तो एरिया अगर 9 गुना हो जाएगा आयरन का तो वहाँ करंट डेंसिटी तो 1/9 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। एरिया का रेशियो 1:9 है, तो करंट डेंसिटी का रेशियो 9:1 बनेगा। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। अगले वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस 5 ओम है और 100 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस 7 ओम है, तो मीन टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना है, अल्फा आपसे पूछा गया क्या होगा, ठीक है। तो बना लेते हैं इक्वेशन, बहुत सिंपल है। क्या इक्वेशन थी, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। पहले वाले केस में ये 5 ओम है, ये R0 हो गया, 1 प्लस अल्फा टेम्परेचर कितना है 50। दूसरे वाले केस में R जो है वो 7 ओम है, ये R0 है, 1 प्लस अल्फा कितना है आपका 100, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर लो और आपको क्या मिल जाएगा, सिंपल अल्फा मिल जाएगा, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से सॉल्व करना, दोनों को डिवाइड करके आपको अल्फा मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें एक नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब है, उसमें Ne प्लस आइंस इतने हैं जो मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स राइट हर सेकंड में, और इतने इलेक्ट्रॉन्स है जो मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स लेफ्ट पर सेकंड, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपको पता ही है, Ne पे भी इतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। करंट पूछ रहे हैं कितनी होगी, तो करंट तो सिंपली है कि 1 सेकंड में कितना चार्ज मूव कर रहा है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो करंट जो बनेगी वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। और फॉर्मूला कितना आएगा, तो 1 सेकंड में कितना चार्ज मूव करेगा, तो वो समझिए 2.9 इंटू 10⁻18 तो नियोन आयन है जो मूव कर रहे हैं, तो उनके साथ कितना चार्ज मूव कर जाएगा, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक तो ये मूव करेगा पॉजिटिव आइंस की फॉर्मेट में,
और नेगेटिव आइंस, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेट में कितना चार्ज मूव कर जाएगा, तो 1.2 इंटू 10⁻18, और इसमें भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻19 से। इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनकी वजह से करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो होगी जो करंट नियोन आइंस की वजह से। तो दोनों को हम ऐड करके आंसर निकालेंगे। तो इससे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से डिवाइड करना पड़ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी 10 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। बाकी कैलकुलेशन है, सिंपल है, आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, समझ सकते हो आप। 1.6/10 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 2.9 प्लस 1.2, सो इट इज 4.1। ठीक है, तो 16 4 जा 64 के आसपास होता है। 6.4/10 करोगे अप्रोक्सीमेट तो 0.64 के आसपास या उससे थोड़ा सा ज़्यादा आंसर बनेगा, 0.65 कुछ 0.66। ठीक है, तो आपका आंसर बनेगा 0.66 और डायरेक्शन वही होगी जो कि पॉजिटिव आइंस के मूवमेंट की डायरेक्शन, सो इट इज टुवर्ड्स राइट, बी पार्ट। अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। एक ब्लॉक है, उसकी डायमेंशन दी है 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर बाई 100 सेंटीमीटर और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब आपको दिया है रेजिस्टिविटी। तो अपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस, रेक्टेंगुलर का मतलब क्या हुआ, रेक्टेंगुलर फेसेस मतलब एक फेस 100 सेंटीमीटर, एक साइड 100 सेंटीमीटर होगी, एक साइड 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है। ये कह रहे हैं अब रेक्टेंगुलर फेसेस, तो ये 100 सेंटीमीटर हुई, ये 1 सेंटीमीटर हुई और ये डायमेंशन भी 1 सेंटीमीटर हुई, यानी इन दोनों सर्फेसिस के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक, तो खत्म हो गया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ρl/a, सारी वैल्यू डालते थे। रेजिस्टिविटी है जो है वो है 3 इंटू 10⁻⁷। लेंथ जो है ये वाली लेंथ जाएगी, ये लेंथ जाएगी, ये लेंथ जाएगी, तो 1 सेंटीमीटर है यानी 10⁻⁻2 अपॉन एरिया, एरिया ये जाएगा, ये क्रॉस सेक्शन का एरिया ये बनेगा, तो 100 इंटू 1 यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻4, तो ये 10⁻⁻2 आ जाएगा, ये भी 10⁻⁻2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 इंटू 10⁻⁷ ओम ही इसका आंसर बनेगा, बी पार्ट। ठीक है, 21 का आंसर क्या बनेगा आपका, बी पार्ट। एक इलेक्ट्रिकल केबल है, उसमें सिंगल वायर की रेडियस दी है 9 मिलीमीटर, कॉपर का है, रेजिस्टेंस 5 ओम है। उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं 6 डिफरेंट इंसुलेटेड कॉपर वायर, रेडियस ऑफ ईच वायर इज 3 मिलीमीटर। नाउ द टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो अगर एक सिंगल वायर है, आराम समझिए, एक सिंगल वायर है जिसकी रेडियस 9 मिलीमीटर है, आर कितना है 9 मिलीमीटर है, लेंथ कुछ रही होगी एल, रेजिस्टिविटी कुछ रही हो, कॉपर है, तो इसका रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम। अब आपने 6 डिफरेंट वायर लिए हैं, इंसुलेटेड हैं आपस में, और उनकी रेडियस 3 मिलीमीटर, तो रेडियस हो गई 1/3। आराम समझिए, रेडियस 3 मिलीमीटर कह रहे हैं तो रेडियस 1/3 हो गई, तो एरिया कितना हो जाएगा 1/9, और एरिया अगर 1/9 होगा तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρl/a। तो एरिया आपका अगर 1/9 टाइम्स हो गया, एरिया 1/9 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 9 टाइम्स, यानी इसका रेजिस्टेंस अगर 5 ओम है तो एक वायर का रेजिस्टेंस हो जाएगा 45 ओम। ठीक, लेकिन ऐसा एक वायर नहीं है, ऐसे कितने वायर हैं, 6 वायर हैं, और ये आपस में इंसुलेटेड हैं, तो ये एंड टू एंड तो कनेक्टिविटी दे रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तो कनेक्टेड होंगे, बीच में इनकी आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो ये पैरेलल में की तरह बिहेव करेंगे। तो नेट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/45 प्लस 1/45 कितने टाइम, 6 टाइम्स, ये बनेगा 1/r नेट। तो यहाँ से जो r नेट आपका आ रहा है वो आ रहा है 45/6, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 2, तो ये आपका 7.5 ओम आ गया नेट रेजिस्टेंस। सो योर आंसर इज ए पार्ट। अगला क्वेश्चन भी सिंपल है, 2 वायर हैं ए और बी, सेम मटेरियल सेम मास, मास सेम है, मास बनाना पड़ेगा आपको, रेडियस 2r और r है। ठीक, एक ए है एक बी है, मटेरियल सेम है यानी रेजिस्टिविटी सेम है, और मास सेम है, और रेडियस जो है वो इसकी 2r है और इसकी रेडियस r है। अगर इसका रेजिस्टेंस 34 ओम होगा तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा वो आपको बताना है। तो जरा पहले फॉर्मूला क्रिएट करते हैं रेजिस्टेंस का मास और रेडियस के टर्म्स में। फॉर्मूला होता है ρl/a। ऐसा कर रहे हैं, ए से ऊपर मल्टीप्लाई, ए से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये बन गया वॉल्यूम, ये क्या बन गया वॉल्यूम। और अगर मटेरियल सेम है, मास सेम है, तो वॉल्यूम भी सेम होगा, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा इसका सेम। तो नीचे आ रहा है एरिया का स्क्वायर, यानी ये बनेगा रेजिस्टेंस की पावर
पाई स्क्वायर रेजिस्टेंस की पावर पाई स्क्वायर और रेडियस की पावर 4। ठीक है, एरिया को हम डालेंगे पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर R2 पावर 4। मतलब मेरे कहने का कुल मतलब ये है कि R जो है रेजिस्टेंस जो है वो रेडियस की पावर 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो R2 अपॉन R1 जो जाएगा वो आपका जाएगा R1 अपॉन R2 की पावर 4। देखते जाइए, R2 आपको निकालना है और R1 है आपका 34 इज इक्वल टू, ठीक है, R और ये वाला जो R1 है रेडियस जो है वो 2R है और इसमें ये R है, तो ये बनेगा 2 अपॉन 1 की पावर 4, तो ये आ जाएगा 16। तो सेकंड वाले वायर का जो रेजिस्टेंस आ गया वो 34 इंटू 16 आ गया। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, मुझे ऐसा लगता है 554 आंसर बनेगा इसका। 372 तो कम पड़ जाएगा, 544 जो है वो आंसर बन जाएगा। टू rods of the same material and length have their electric resistance, same material और length है, electric resistance का रेशियो 1:2 दिया है। when both the rods are dipped in water the correct statement will be, ठीक है, कुल मिला के ये पूछ रहे हैं कि वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा। जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा वो ज़्यादा लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, ज़्यादा वेट में उसके लॉस आएगा। ठीक है, अगर दोनों का वॉल्यूम बराबर हो गया, दोनों का वॉल्यूम अगर बराबर हो गया तो दोनों बराबर लिक्विड डिस्प्लेस करेंगे, दोनों पे बराबर बाइंसी फोर्स लगेगा और दोनों का वेट में जो डिक्रीज आएगा वो बराबर आएगा। ठीक है, तो ज़रा समझते हैं। सेम मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी दोनों की सेम है, सेम लेंथ, लेंथ भी दोनों की सेम है, फिर भी रेजिस्टेंस 1:2 रेशियो में, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। डेंसिटी सेम है, लेंथ सेम है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, सेकंड वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसका एरिया कम रहा होगा। तो अगर इसका एरिया ए रहा होगा तो इसका एरिया रहा होगा A/2, तो इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम L इंटू ए आएगा और इसका वॉल्यूम L इंटू A/2 आएगा। इसका मतलब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसका वॉल्यूम अगर V0 है तो इसका वॉल्यूम आएगा V0/2, और जब आप इसको पानी में डिप करोगे तो इसमें आधा वेट लॉस होगा। आधा वेट लॉस नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि इस पे जो बाइंसी फोर्स लगेगा उसका आधा बाइंसी फोर्स इस पे लगेगा। ठीक है, तो किस में बाइंसी फोर्स ज़्यादा लगेगा? पहले वाले केस में, और वो बाइंसी फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही वेट लॉस होगा, तो वेट लॉस ए वाले केस में ज़्यादा होगा, सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। ठीक है, 24 का क्या बनेगा? ए पार्ट। अगर वेट लॉस का रेशियो निकालूंगा तो 1:2 नहीं आएगा, 2:1 आएगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। 5 ओम रेजिस्टेंस है 50 डिग्री सेल्सियस पे और 6 ओम है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा निकालना है। तो इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन होती है RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, एल्फा टी। RT कितना है? 5 ओम, ये R0 है 1 प्लस एल्फा और टेम्परेचर है 50, और दूसरे केस में ये 6 ओम है, ये R0 है 1 प्लस एल्फा, टेम्परेचर कितना है 100। ठीक, तो ऐसा करते हैं, हमें तो R0 फाइंड करना है, तो डिवाइड करके बात नहीं बनेगी, डिवाइड कर दोगे तो R0 ही कट जाएगा, हमें तो एल्फा गायब करना होगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं R0 को इधर लेके आओ, तो ये बनेगा 5/R0 और इस R0 को भी दे लाओ 6/R0, फिर 1 को भी दे लाओ तो ये -1 हो जाएगा, इस 1 को भी दे लाएंगे ये -1 हो जाएगा। अब आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लो, तो अब आप डिवाइड करोगे तो ये 1:2 आ जाएगा। ठीक, तो क्या आ रहा है जरा देखते हैं। 1:2 इज इक्वल टू 5/R0 -1 अपॉन 6/R0 -1। R0 एलसीएम लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इधर आ जाएगा 5 -R0 अपॉन ये आ जाएगा 6 -R0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 -R0 जो आपका आ रहा है वो 10 - 2R0 के बराबर आ रहा है, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये +2R0 यानी R0 बचेगा, और इधर कितना बच रहा है आपका 4, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 4 ओम, डी पार्ट। ए रॉड ऑफ सर्टेन मेटल इज 1 मीटर लॉन्ग, लेंथ आपको दी है, आपको डायमीटर दिया है और उसका रेजिस्टेंस दिया है। ठीक है, रॉड है तो आप उसकी रेजिस्टिविटी फाइंड कर सकते हो। अनदर डिस्क मेड ऑफ द सेम मटेरियल, तो सेम मेटल की डिस्क है तो उसका मतलब रेजिस्टिविटी आपको पहली सिचुएशन से पता लगी, उसका ये डायमीटर है और ये थिकनेस है, और रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं रेजिस्टेंस कितना होगा। तो अगर कोई डिस्क है, कोई इस तरह की डिस्क है ये, और दोनों फ्लैट सर्फेसिस के बीच का रेजिस्टेंस अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो फॉर्मूला आएगा रो एल अपॉन ए। अगर इसकी थिकनेस एल है और एरिया क्या होगा? πr², तो रो एल अपॉन πr²।
ठीक है। तो पहली इक्वेशन से आप क्या फाइंड कर लोगे, रेजिस्टिविटी, और दूसरी इक्वेशन में रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको लेंथ भी दिया है और डायमीटर दिया है, तो डायमीटर दिया है तो आप क्या फाइंड कर लोगे, एरिया। तो ये थोड़ी कैलकुलेशन है, सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा। इसमें कह रहे हैं मासेज ऑफ 3 वायर्स आर इन द रेशियो 1:2। मास का रेशियो दिया है, इसका मतलब उनके वॉल्यूम का रेशियो दिया है। अगर एक का वॉल्यूम v है तो दूसरे का वॉल्यूम 2v होगा, तीसरे का वॉल्यूम 3v होगा। और लेंथ का रेशियो 3:2:1 दिया है, यानी इसकी लेंथ अगर 3l है, इसकी लेंथ 2l होगी और इसकी लेंथ क्या होगी, l। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का रेशियो पूछ रहे हैं, तो रेजिस्टेंस को वॉल्यूम और लेंथ में कन्वर्ट करते हैं। रो एल अपॉन ए का फॉर्मूला होता है, ऐसा करते हैं लेंथ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। तो रेजिस्टेंस जो है वो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो पहले का जो रेजिस्टेंस आएगा, रेशियो ही पूछा है, तो पहले का जो रेजिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा 3l का स्क्वायर अपॉन v, इस टू दूसरे का जो रेजिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा 2l का स्क्वायर अपॉन 2v, और तीसरे का जो रेजिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा l स्क्वायर अपॉन 3v अपॉन v, ये v, ठीक है। तो अगर हम l स्क्वायर v कैंसिल करें तो पहले में तो आ रहा है 3 का स्क्वायर 9, दूसरे में एक 2 बचेगा, एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और तीसरे में आ रहा है 1/3। पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 27:6:1। तो ये बनेगा आपके रेजिस्टेंस का रेशियो 27:6:1।